हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। इसके पहले हम ब्लास्टुला अवस्था तक के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। ब्लास्टुला क्या है? एक गोल संरचना है ब्लास्टुला, जो मारुला के पश्चात बनने वाली अवस्था है। मारुला क्या होती थी? पूरी गेंद के समान संरचना होती थी और उसमें कोशिकाएं पूरी तरह से भरी हुई होती थी। गेंद समान संरचना थी, है ना। उसमें ब्लास्टोमियर्स पूरी तरह से भरे होते थे। लेकिन उसके बाद जो ब्लास्टुला अवस्था आती है उसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो एक अपने आप को दो स्तर में अरेंज कर लेती हैं। बाहरी कोशिका कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट, बाहरी लेयर जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, और बीच की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक किनारे की ओर अरेंज हो जाती हैं, जहाँ से यूटेरस में जहाँ से इम्प्लांट होना शुरू होता है, जुड़ना शुरू होता है, वहाँ पर की उस दिशा में पूरी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दिशा में अरेंज हो जाती हैं और वो कहलाती हैं इनर सेल मास, है ना। इनर सेल मास कहलाती हैं या स्टेम सेल्स होती हैं। इसी इनर सेल मास से पूरा भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण होगा, और एम्ब्रियोनिक डिस्क से पूरा भ्रूण या एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पूरा एक बेबी का निर्माण होगा। तो यही सेल्स जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इनको स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। ये स्टेम सेल्स जो होती हैं वो स्टेम सेल्स की विशेषता होती है कि वो पूरे अंगों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। किसी भी सेल्स का या किसी भी टिश्यूज़ को रिजनरेट करने की क्षमता इनमें होती है, फिर से जनरेट करने की। तो ये डिफ्रेंशिएट होकर ये पूरे भ्रूण और एम्ब्रियो से पूरे बेबी का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है इनर सेल मास। और ये क्या कहलाता है? आउटर सेल मास। और आउटर सेल मास जो है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। बीच में जो कैविटी बन जाती है वो कैविटी कहलाती थी ब्लास्टोसिल। ये है ब्लास्टुला अवस्था। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? ब्लास्टुला अवस्था में क्या है? सिर्फ कोशिकाओं का एक मास स्थित है। यहाँ पर से पहले एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण होगा, है ना। कोशिकाओं में तेज़ी से मूवमेंट होगी और ये अपने आप को फिर से रीअरेंज करेंगे, और ब्लास्टुला जो है वो अपने शेप में यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक सेल मास है वो अपने शेप में चेंज करेंगे। रीअरेंजमेंट होगा, कोशिकाओं में गति प्रारंभ हो जाएगी और मूवमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगी कोशिकाओं का, और ये मूवमेंट और रीअरेंजमेंट कहलाता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, है ना। और ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो है वो उसके फलस्वरूप ये इनर सेल मास जो है वो बाइलैमिनर डिस्क में बदल जाता है। और ये बाइलैमिनर डिस्क मतलब कोशिकाएं जो हैं वो दो स्तर में अरेंज हो जाती हैं, और इन दो स्तर में कोशिकाओं में ऊपर का लेयर कहलाता है एपीब्लास्ट और नीचे का लेयर कहलाता है हाइपोब्लास्ट, और कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो मतलब कितने लेयर हो गए? 2 लेयर हो गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहलाता है। तो ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो आगे की ओर नेक्स्ट 3 लैमिनर यानी ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में परिवर्तन की जो प्रोसेस है वो कहलाता है गैस्ट्रुलेशन, और उसके फलस्वरूप जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा गैस्ट्रुला, है ना। तो गैस्ट्रुला के निर्माण का प्रोसेस, गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाएगा। और ये ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क वाली जो स्थिति है ना, त्रिस्तरीय भ्रूण की जो संरचना बन जाती है वो कहलाता है भ्रूण, या वो एम्ब्रियो कहलाएगा गैस्ट्रुला। तो इस गैस्ट्रुला के निर्माण के प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो इसमें सिर्फ ट्राइलैमिनर डिस्क ही नहीं बनता है, बल्कि उसके अलावा इस बनते हुए एम्ब्रियो को, विकसित होते हुए भ्रूण को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, और माने पूरे प्रोटेक्शन के लिए कई मेम्ब्रेन्स का निर्माण भी साथ साथ में होता है। उन मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, माने एम्ब्रियो के बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन्स बनती हैं उनको कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो एक एक करके हम इनका स्टेजेस देखते हैं कि गैस्ट्रुला अवस्था में 3 लेयर बन जाता है। बाहर की ओर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंतिम में एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर का निर्माण किस तरह से होता है और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो बाह्य एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है वो किस तरह से बनती हैं, वो इस वीडियो में हम आज देखेंगे, इस प्रोसेस में देखते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसमें कितने स्टेजेस में हमको स्टडी करना है? एक तो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, दूसरा पढ़ना है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है,
माने गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में सिर्फ ट्राइलेमिनर डिस्क नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनते हैं। उसके अलावा इसमें और एक चेंज, महत्वपूर्ण चेंज होता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होगा और प्रिमिटिव स्ट्रिक के बाद 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये इवेंट्स जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर होंगे। एक एक करके हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क हम यहाँ पर बता दिए कि ब्लास्टुला अवस्था की जो इनर सेल मास है उनमें मूवमेंट होगा, तेज़ी से मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होंगे और बाइलेमिनर डिस्क में चेंज हो जाएगा और ये डिस्क कहलाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। उसका ऊपर का लेयर कहलाता है एपीब्लास्ट और नीचे का लेयर कहलाता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और बीच में जो कैविटी है ये अभी भी ब्लास्टोसील की कैविटी है और बाहर से ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म स्थित है। हम आगे अब इसके चेंज देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 प्रकार के होते हैं, एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉइस और योगसेक। तो इनका एक एक करके निर्माण किस तरह से होगा और साथ ही साथ उसके बाद जिस एम्ब्रियोनिक बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में किस तरह से इसमें त्रिस्तरीय या ट्राइलेमिनर बनेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, बाइलेमिनर डिस्क के बाद बनने के बाद में यहाँ पर की हाइपोब्लास्ट इपीब्लास्ट की कोशिकाएँ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं और जहाँ पर ये इपीब्लास्ट या लैमिनर डिस्क है, बाइलेमिनर डिस्क है, वहीं पर की जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएँ वो कहलाती हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो ये सेल्स ऑफ रॉबर के पास की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो स्प्लिट होकर नीचे आती हैं और कैविटी में बनाती हैं एमनियोजेनिक सेल। ये एमनियोजेनिक सेल बनने के फलस्वरूप यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, वो कहलाता है एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी के आधार पर अब कौन सा स्थित है, ये बाइलेमिनर डिस्क उपस्थित है जिसमें ऊपर की ओर इपीब्लास्ट और नीचे की ओर हाइपोब्लास्ट है और ऊपर इसके रूफ में क्या स्थित है, एमनियोजेनिक सेल्स हैं। और यही एमनियोजेनिक सेल्स बाद में किसका निर्माण करते हैं, इस एमनियॉन झिल्ली का या मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं और बीच में जो कैविटी है वो एमनियोटिक कैविटी है। और इसी एमनियोटिक कैविटी में इस बाइलेमिनर डिस्क से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो उसके चारों तरफ घिर जाएगा और इसी फ्लूइड में, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, उसे लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और ये एमनियोटिक फ्लूइड में ही एम्ब्रियो जो है वो मूव करता रहता है ना, और पोषण भी प्राप्त करता है उसमें से। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर बन गया, एमनियॉन का निर्माण हो गया, एमनियोजेनिक सेल से एमनियॉन का फॉर्मेशन हो गया, बीच में कैविटी हो गई, एमनियोटिक कैविटी हो गई, यहाँ पर बाइलेमिनर डिस्क है। अब यहाँ नीचे की ओर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइपोब्लास्ट जो नीचे की स्तर की कोशिकाएँ हैं वो स्प्लिट होकर नीचे की ओर एंडोडर्म का निर्माण करेंगी। स्प्लिट होकर नीचे की ओर इस तरह से ग्रो करके एक और लेयर का निर्माण कर देती हैं और ये लेयर कहलाता है एंडोडर्म। ये लेयर कौन सा है, एंडोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण होगा और इसके एंडोडर्म के बनने के फलस्वरूप ब्लास्टोसील कैविटी में एक और कैविटी का निर्माण हो गया और ये कहलाता है योगसेक। ये क्या कहलाएगा, योगसेक। तो अब बाइलेमिनर डिस्क के ऊपर की ओर कौन सी कैविटी बन गई, एमनियोटिक कैविटी और ऊपर एमनियॉन बन गया और नीचे की ओर क्या बन गया, योगसेक बन गया और उसके चारों तरफ घिरा हुआ क्या है, यहाँ पर एंडोडर्म स्थित है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस होगा कि इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का निर्माण होगा। इसका निर्माण या फॉर्मेशन कहाँ से होगा, यहाँ पर देखिए ये जो कोशिकी स्तर है कहला रहा है ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट को हम यहाँ पर लाइन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं वो स्प्लिट होकर अंदर की ओर तेज़ी से विभाजित होकर अंदर की ओर इस ब्लास्टोसील कैविटी में भरने लगती हैं, है ना। अंदर पूरा ब्लास्टोसील कैविटी में ये कोशिकाएं बारंबार विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करेंगी और भीतर की ओर पूरी तरह से ब्लास्टोसील कैविटी को घेर लेती हैं और क्या बनाती हैं, पूरी तरह से ये बाइलेमिनर जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एमनियॉन है और योगसेक है, इसको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेती हैं और ये कहलाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ ये तो पूरी भरी हुई हैं, इसमें स्प्लिटिंग होगा, यहाँ से स्प्लिटिंग होगा और स्प्लिटिंग के फलस्वरूप ये देखिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, यहाँ से स्प्लिटिंग के फलस्वरूप एक कैविटी का निर्माण और हो जाएगा और ये कैविटी कहलाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, है ना। और इस सीलोम के दोनों तरफ अब मीजोडर्म है। एक मीजोडर्म किससे जुड़ा हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ है और एक मीजोडर्म किससे जुड़ा हुआ है, एंडोडर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट के विभाजन के फलस्वरूप बनने वाला जो
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का कोई भी रोल एम्ब्रियो के निर्माण में नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से किसका निर्माण करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। हम कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला देखिए कोरियन, एमनियन, और यहाँ पर देखिए योगसेक, और एक और रचना पढ़ेंगे एलेंटॉइस। तो इन चारों की रचना में भाग लेने वाला जो है वो कौन सा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का रोल किस में है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। आगे की ओर स्प्लिटिंग होने के फलस्वरूप दो प्रकार के मेसोडर्म का निर्माण हो रहा है। बीच से यहाँ पर देखिए स्प्लिट हो जा रहा है ये मेसोडर्म का लेयर, और दो लेयर बना रहा है। बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट के साथ में जो लेयर है वो कहलाता है सोमेटोप्लिरिक मेसोडर्म, और अंदर की ओर जो है वो क्या कहलाता है, स्प्लैंक्नोप्यूरिक मेसोडर्म कहलाता है। तो बाहर जो मेसोडर्म का लेयर बना वो किस से मिलकर बना, एक तो ट्रोफोब्लास्ट से और दूसरा सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से। तो इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो भित्ति बनती है, ये भित्ति या ये लेयर कहलाता है कोरियन। और ये कोरियन बाद में जब गर्भाशय में की दीवार से जुड़ने के लिए मदद करेगा, प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। प्लेसेंटा या अपरा के निर्माण में भाग लेने वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, कोरियन है। ठीक है, ये पहले लेयर कौन सा बन गया, सोमेटोप्लूरिक प्लस ट्रोफोब्लास्ट आपस में मिलकर क्या बनाए, कोरियन, जो भ्रूण को पूरी तरह से बाहर से घेर कर रखता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए ये सोमेटोप्लूरिक जो है, कुछ सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म जो है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क के ऊपर की ओर है। तो ये सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, और यहाँ पर जो एमनियोजेनिक सेल्स हैं, सेल का लेयर था, यहाँ पर देखिए एमनियोजेनिक सेल का लेयर है। तो ये एमनियोजेनिक सेल और ये सोमेटोप्लूरिक आपस में मिलकर किसका निर्माण किए, एमनियन का निर्माण किए। तो दो झिल्लियाँ बन गई, एक पहला कोरियन जो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के मिलने से बना, और दूसरा किससे मिलने से बना, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म और एमनियोजेनिक सेल के मिलने से किसका निर्माण हुआ, एमनियन का। और ये एमनियन किसको घेर कर रखेगा, एमनियोटिक कैविटी को। और एमनियोटिक कैविटी में कौन मूव करेगा, यहाँ पर से बनने वाला जो एम्ब्रियो है, यहाँ से बनने वाला एम्ब्रियो पूरी तरह से इस एमनियोटिक कैविटी में फ्लोट करेगा या तैरेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए यहाँ पर जो अंदर की जो लेयर में मेसोडर्म का बन गया है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कहलाता है, वो किससे जुड़ा हुआ है, एंडोडर्म से जुड़ा हुआ है। और ये एंडोडर्म और ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म आपस में मिलकर किसका निर्माण किए, योगसेक का निर्माण किए। ये थर्ड मेम्ब्रेन बन गया। फर्स्ट मेम्ब्रेन कोरियन बना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सेकेंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन बना, जो एमनियोटिक कैविटी को घेर कर रखा है। और थर्ड कौन सा बना, यहाँ पर थर्ड बना है योगसेक। और ये योगसेक किससे बना है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म से। इसका बाद में एम्ब्रियो के लेटर स्टेज में कोई रोल नहीं है। बाद में क्या होता है, ये रूडिमेंट्री हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर मेसोडर्म वृद्धि करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, योगसेक जो होता है वो उसको प्रेस करते जाते हैं और ये छोटा हो जाता है। और बाद में क्या हो जाता है, अवशेषी हो जाता है, रूडिमेंट्री हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक स्टेज में गैस्ट्रोलेशन के इस अवस्था में ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो कोरियन जो है प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। एमनियन जो है वो भ्रूण के चारों तरफ घेर कर एक झिल्ली, एमनियन झिल्ली का निर्माण करने में भाग लेता है और एमनियोटिक कैविटी को घेरने का कार्य करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। और एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जो भ्रूण को धक्का लगने से बचाता है और साथ ही साथ पोषण करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो योगसेक है, योगसेक ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं और साथ ही साथ कुछ मात्रा में इसको पोषण देने में हेल्प करते हैं। बाद में क्या हो जाते हैं, ये धीरे धीरे वेस्टिज रूडिमेंट्री हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण परिवर्तन, ये चारों हो गए। एक और परिवर्तन होता है यहाँ से एक और कैप पाउच की समान संरचना निकलती है और वो कहलाता है एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस का फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म से हो रहा है। तो ये एलेंटॉइस को माना जाता है कि ये भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने में मदद करता है। तो उत्सर्जन से रिलेटेड है ये एलेंटॉइस। ठीक है, ये बाद में निर्माण होता है एलेंटॉइस का। उसके बाद ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन। उसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में होगा, या बहुत डिफरेंट चेंज होगा। और वो देखने को मिलेगा इसमें कि ये इस तरह से एक ग्रूव का निर्माण करेगा बीच में।
दोनों के सेंटर पॉइंट में, एम्ब्रियोनिक डिस्क के सेंटर पॉइंट की जो एपीब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं या एक्टोडर्म की कोशिकाएं, एपीब्लास्ट एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं और हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। तो एपीब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीच में सेंटर पर एक लाइन बन जाता है, उस लाइन में वहाँ पर कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होने लगती हैं और अधिक संख्या में वृद्धि करके अंदर की ओर धंसने लगती हैं और एक ग्रू का निर्माण हो जाता है और वो ग्रू कहलाता है प्रिमिटिव ग्रू। और शुरू में जो लाइन बनती है वो कहलाती है प्रिमिटिव स्ट्रिक, और वो ग्रू जो गड्ढा बन जाता है, ये खाँच शैलो ग्रू बन जाता है, वो ग्रू कहलाता है प्रिमिटिव ग्रू। अब प्रिमिटिव ग्रू बनने के बाद में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ पर की जो एपीब्लास्ट की कोशिकाएं जो तेज़ी से विभाजित हो रही हैं वो इस गड्ढे से या इस ग्रू से अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। तो इस ग्रू से अंदर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में आकर लूजली अरेंज हो जा रही हैं। इस तरह से फ्री रूप से अरेंज हो जा रही हैं गोलाकार कोशिकाएं, एपीब्लास्ट की कोशिकाएं इस प्रिमिटिव ग्रू से अंदर की ओर धंसकर किस में आ रही हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में। तो हाइपोब्लास्ट के बीच में आकर ये पूरी कोशिकाएं पैक हो जाती हैं और ये मेसोडर्मल सेल्स कहलाती हैं, और यही मेसोडर्मल सेल्स आपस में अरेंज होकर पैक होकर दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण लेयर का निर्माण करती हैं जो कहलाता है मेसोडर्म। ठीक है, तो बीच का लेयर कौन सा बन गया, मेसोडर्म। तो सबसे पहले इस तरह से 3 लेयर बन गए एम्ब्रियोनिक डिस्क में। नीचे की ओर सबसे पहले हम देखे थे एंडोडर्म का निर्माण हुआ था हाइपोब्लास्ट से, उसके बाद एपीब्लास्ट से क्या हो गया था, एक्टोडर्म का निर्माण हुआ था। एक्टोडर्म के से अंदर की ओर धंस कर और जो बीच में आकर कोशिकाएं बनती हैं वो कहलाती हैं मेसोडर्म। तो इस तरह से एक बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो परिवर्तित होकर किस में बदल गया है, एम्ब्रियो ट्राइलैमिनर या त्रिस्तरीय एम्ब्रियो में परिवर्तित हो गया है, जिसके ऊपर की ओर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे की ओर रूडिमेंट्री योगसेक है, और यहाँ से फिर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अब उसके बाद ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण यहाँ पर हुआ था, और ये क्या हो गया, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीन्स एम्ब्रियो के बाहर का मेसोडर्म। यहाँ पर क्या मेसोडर्म निर्माण हुआ है, एम्ब्रियो के अंदर का मेसोडर्म निर्माण हुआ है। अब इस मेसोडर्म तीनों लेयर की कोशिकाएं जो ही आगे की ओर डिफ्रेंशिएट होकर विभेदित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से लेयर से कौन कौन से अंग निर्मित होते हैं वो हम आगे देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में हम देखें कौन कौन सा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण हम देख चुके। बायां की ओर एपीब्लास्ट और नीचे की ओर हाइपोब्लास्ट। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो किससे निर्माण हुआ था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के निर्माण से। प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण देखिए कि एपीब्लास्ट में एक धंसान शुरू होता है और वो कहलाता है प्रिमिटिव ग्रू, और उस लाइन कहलाती है प्रिमिटिव स्ट्रिक, और यही एम्ब्रियो को बराबर 2 भागों में बांटने का कार्य करता है, राइट लेफ्ट और एंटीरियर पोस्टीरियर, माने अग्र भाग पश्च भाग, और साथ ही साथ दाहिना और बायां हिस्सा जो है बराबर एम्ब्रियो को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक ही डिसाइड कर देता है कि किस तरह से होता है। 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देख रहे हैं गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे अंगों का निर्माण चालू हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर माने पूरी पोजीशन एम्ब्रियो में बॉडी की पूरी माने व्यू जो है वो तैयार हो रहा है, सारे अंगों का निर्माण हो रहा है। इस स्थिति में यदि महिलाओं के द्वारा गर्भावस्था में यदि कोई दवाइयाँ ले ली जाती हैं तो इन कोशिकाओं का अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ जाता है और वो अंगों का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कई डिफॉर्मिटीज़ दिखाई पड़ती हैं यदि इस अवस्था में दवाइयाँ कुछ ले ली जाती हैं। तो उन एजेंट्स को जो अंगों के निर्माण को प्रभावित करते हैं उनको टेरेटोजेंस कहा जाता है। और इस तरह से यदि इस स्टेज में है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चल रहा है, 8वां दिन के बाद का जो प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, तो उस समय यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, अंगों का निर्माण होता है और गैस्ट्रुलेशन होता है, तो उस समय में किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो मुख्य रूप से हम क्या देख रहे हैं, तीनों स्तरों का निर्माण हो रहा है और उसी के साथ में उनसे अंगों का निर्माण हो रहा है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम देखिए कि कोरियन का कार्य क्या है, प्लेसेंटा का निर्माण करना।
यहाँ पर एमनियॉन का कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना और आघातों से रक्षा करना। यॉक्सेक का कार्य क्या है, ब्लड सेल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान है। एलेंटॉइस जो है वो उत्सर्जन में। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जा सकते हैं। ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 3 जर्म लेयर्स का बनना बताया गया है, लेकिन आपको ये सारी बातें अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तीनों जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन से कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है वो देख लेते हैं। एक्टोडर्म से निर्माण होता है स्किन का, नर्वस सिस्टम का, दांतों का, इनामल का, डेंटिन का, पल्प का और कार्टिलेज का। हड्डियों माने अस्थि और उपास्थि 2 होते हैं, बोन और कार्टिलेज, तो उनमें से कार्टिलेज का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। उसके अलावा आँखों के कॉर्निया और लेंस आदि का निर्माण, आँख कान के जो इंटरनल बोन्स हैं वो, आंतरिक बोन्स हैं वो, और साथ ही साथ पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 जो मस्तिष्क में पाए जाने वाले ग्लैंड्स हैं वो किससे निर्माण होते हैं, एक्टोडर्म से निर्माण होते हैं। बाह्य स्तर या एक्टोडर्म से निर्माण होने वाला स्किन है, नर्वस सिस्टम है और आँख है, और कान का जो आंतरिक हड्डियाँ हैं वो, और टीथ, ठीक है, दांतों का इनामल, ये सब किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से। उसके बाद मीजोडर्म से देखते हैं। मीजोडर्म से कई सारे सिस्टम्स बनते हैं, जैसे एक तो स्किन का बाह्य स्तर एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन स्किन का आंतरिक स्तर जो डर्मिस होता है वो किससे बनता है, मीजोडर्म से बनता है। उसके अलावा कंकाल तंत्र है ना, कार्टिलेज तो एक्टोडर्म से बन रहा है, लेकिन बोन जो होता है, जितने भी स्केलेटन हैं वो किससे बन रहे हैं, मीजोडर्म से बन रहे हैं। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन्हें उत्सर्जन तंत्र की किडनी यानी वृक्क का निर्माण और उसकी नलियाँ जो है वो किससे बन रही हैं, मीजोडर्म से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गोनेट्स, टेस्टीज और ओवरी, वृषण और अंडाशय जो है वो किससे बन रहे हैं, और उसके अंग जो हैं मीजोडर्म से बनते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और खून की नलियाँ, उसके अलावा मसल्स, कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मीजोडर्म से बन रही हैं। तो कई सिस्टम जो है किस तरह से, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और सर्कुलेटरी, 4 महत्वपूर्ण सिस्टम जो है वो बॉडी के किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। उसके अलावा एंडोडर्म से बनने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स, फेफड़े जो होते हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं। साथ ही साथ आहार नाल की आंतरिक लाइनिंग और उत्सर्जन तंत्र का जो मूत्राशय है या यूरिनरी ब्लैडर का आंतरिक स्तर है। यूरिनरी ब्लैडर, हालांकि एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बन रहा है, देखिए किडनी सब किससे बन रहे हैं, मीजोडर्म से, लेकिन वहाँ का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरिनरी ब्लैडर है या मूत्राशय है उसका आंतरिक स्तर किससे बनता है, एंडोडर्म से। उसके अलावा क्या बनता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब किससे बन रहे हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। साथ ही साथ आहार नाल से या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं जैसे लीवर है, पैंक्रियास है, ये सब किससे बनेंगे, एंडोडर्म से। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स है वो एंडोडर्म से, और जीभ, टंग जो है वो एंडोडर्म से। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और ये हो गया गैस्ट्रुलेशन से रिलेटेड बातें। हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कोरियन बना था उससे प्लेसेंटा का निर्माण। तो प्लेसेंटा, इनके साथ ही साथ में गैस्ट्रुलेशन के साथ ही साथ में प्लेसेंटा का निर्माण भी हो जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन के साथ साथ भ्रूण का भी विकास हो रहा है और अंगों का निर्माण हो रहा है। तो उनके पोषण के लिए, गर्भाशय से पोषण प्राप्त करने के लिए गर्भाशय से जुड़ने वाली जो रचना होती है वो कहलाती है प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ से होता है, कोरियन से। और कोरियन का निर्माण कहाँ हुआ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसका निर्माण कहाँ से हुआ, ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोफ्लोरिक मीजोडर्म से। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से कोरियन से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और ये प्लेसेंटा किस तरह से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वॉल से उसका रिलेशन होगा, और साथ ही साथ किस तरह से वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह कार्य करेंगी और भ्रूण के निर्माण में और भ्रूण के विकास में मदद करेंगी।